नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने स्टार्ट कर रखा है मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर। मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर में इसी टॉपिक पे अपन पहुंच चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने स्टार्ट कर रखा था अंग्रेजों का भारत में आगमन टॉपिक, 1857 की क्रांति। इन दोनों की टॉपिक्स की जो वीडियो है वो फ़ोन पे अपलोड हो चुकी है VRB एजुकेशन के चैनल पर, तो आप उनको ज़रूर देखें। अगला जो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वह है अपना उदारवादी युग चैप्टर। देखिएगा दोस्तों, हमने 2 चैप्टर्स के माध्यम से ये जाना था कि किस प्रकार से पहले कंपनियां भारत में आती है, भारत के लोगों को गुलाम बनाने का कोशिश करती है, व्यापार करने के उद्देश्य से आई, गुलाम बनाना चाहा, गुलाम बना भी लिया और अंग्रेज़ों ने हमारी गुलामी को हमें प्रतंत्र बनाया। गुलाम में हम लोग जो गुलाम बने, उन गुलामी से छूटने के लिए हम लोगों ने जो एक संघर्ष किया था वो 1857 की क्रांति के बीच में संघर्ष आया। संघर्ष में हम लोग असफल हो गए थे और असफल होने के बाद अंग्रेज़ों के बीच में और भारतीयों के बीच में, यानी अंग्रेज़ों और भारतीय जनता के बीच में एक मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए एक नया दौर स्टार्ट हो रहा है। इसी टॉपिक्स में से हम एक टॉपिक स्टार्ट करें, मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है। इसी टॉपिक में आता है स्वाधीनता आंदोलन। स्वाधीनता आंदोलन दोस्तों, एक टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन। इसको हम 3 चरणों में विभाजित करेंगे। पहला इसका चरण आता है उदारवादी युग, यही आज अपना हेडिंग है, उदारवादी युग। दूसरा इसका चैप्टर आता है उग्रवादी युग। इस चैप्टर में हम अनेकों जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई थी वो पढ़ेंगे उग्रवादी युग चैप्टर में। जैसे प्लेग अधिकारियों की हत्या करना, सबसे पहली घटना हुई थी प्लेग अधिकारियों की हत्या करना 1897 में। तो ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद का, जतीन दास की जितनी भी घटनाएं आई थी, क्रांतिकारी घटनाएं चैप्टर में आएगा। उसके बाद आएगा गांधीवादी युग चैप्टर। तो महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे हम उसको अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग करेंगे। इस उदारवादी युग में जो चैप्टर्स आते हैं, टॉपिक्स में जो चैप्टर, इसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं उस पॉइंट में पहला आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि 1857 की क्रांति में जब हम लोग असफल हो गए, तो जब असफल हुए तो उस समय अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में एक मध्यस्थता की एक सुरक्षा नली के रूप में जिसने काम किया वो थी कांग्रेस। ये जो कांग्रेस है वो हमारे देश को एक नए दौर में ले जाने का बड़ा अच्छा प्रयास करती है। उस टाइम पे इसका नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम रखा था। सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। इसी टॉपिक में एक टॉपिक आता है बंगाल विभाजन। तो इस कांग्रेस के अनेक अधिवेशन हुए, अनेक मीटिंग्स हुई। उन जो अधिवेशन हुए थे उन अधिवेशनों में ही बंगाल विभाजन होता है। उस समय लॉर्ड कर्जन जो थे हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल रहा करते थे। हमने पहले पढ़ा था कि 1857 की क्रांति जब हुई, उस क्रांति के समय गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके नया पद बना दिया जाता है, और जो नए पद बनाया गया था वो थे वाइसराय। तो हम इनको वाइसराय कह सकते हैं। वाइसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो बंगाल का विभाजन हुआ। उस विभाजन के बाद जो अधिवेशन हुए उनके बारे में, या 1948 तक जो लास्ट अधिवेशन हुआ था, 1947 में देश की आज़ादी और आज़ादी के बाद जो अधिवेशन हुए, वो टॉपिक इस उदारवादी चैप्टर में आएगा। इसको हम आमतौर पर 1885 से लेकर के 1905 तक का समय निर्धारित करते हैं। उदारवादी युग का समय जो 1885 से 1905 तक का आता है। उग्रवादी युग का जो समय है 1906 से लेकर के और 1919 तक का आता है। इस उग्रवादी युग जो चैप्टर है, इस उग्रवादी युग चैप्टर में हम अनेकों घटनाएं पढ़ेंगे। जैसे इसमें इसी के दौरान ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो पहला पॉइंट, बंगाल विभाजन के बाद 1905 में हुआ था। तो एक बंगाल जो विभाजन हुआ, हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य किया गया था। तो मुसलमानों के द्वारा एक नई लीग बना ली गई, एक नई संस्था बना ली गई, मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। ये मुस्लिम लीग किस प्रकार से कार्य करती है, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है, क्या होगा, वो सब कुछ मुस्लिम लीग टॉपिक में आएगा। ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनकर के हमारे सामने 1885 में आई थी, ये कांग्रेस जो है वो इसके विचारधारा कुछ अलग हो जाएंगे। यानी कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें तत्काल प्रभाव से आज़ादी दो, कुछ लोग कहते हैं कि अपील, दलील, वकील के तहत काम करेंगे। कांग्रेस वाले जो है उनमें 2 भाग विभाजित हो जाएगा, नरम दल और गरम दल। तो एक पॉइंट ये आएगा कि कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में इनका विभाजन हो जाता है। इसके अलावा कांग्रेस का विभाजन हुआ तो 2 प्रकार की धाराएं प्रचलित हो गई, एक नरमपंथी धारा और दूसरी आती है गर्मपंथी धारा।
लाल बाल पाल, अनेकों बार क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होना, 1907 में बंगाल का विभाजन होना, 1909 में लॉर्ड मार्ले जो थे ये उसमें वाइसराय थे और सचिव के रूप में लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो के द्वारा एक अधिनियम भारत में भेजा गया, एक एक्ट भारत में भेजा गया, उसका नाम था लॉर्ड मार्ले सुधार अधिनियम। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं 1909 के, इसके बारे में जानेंगे उग्रवादी चैप्टर में। उसके बाद भारत की जो राजधानी थी, आपने सुना होगा पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, कलकत्ता से इसको राजधानी चेंज कर दी गई नई दिल्ली। 1911 में भारत की राजधानी 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कर दी जाती है। इलाहाबाद भी एक दिन के लिए बनी थी। अंग्रेज जो थे राजधानी चेंज करते रहते थे। गर्मियों में इनकी राजधानी शिमला में हुआ करती थी और अधिकतर कलकत्ता में रहा, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए जो राजधानी बनी थी उनकी इलाहाबाद में बनी थी। उसके बाद 1911 के बाद एक नई पार्टी का गठन होता है। नई पार्टी जो बनती है उस नई पार्टी में गदर पार्टी बनी। वो गदर पार्टी का गठन सेंट फ्रांसिस्को में होता है। किस प्रकार से भारत पर कार्य करती है 1913 का ये पॉइंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये गदर पार्टी का रोल जो भारत में आएगा उसी रोल के तहत लाला लाजपत राय एक बड़ी भूमिका निभाएंगे भारत में, और उन्हीं लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में एक साइमन कमीशन जो आता है उस साइमन कमीशन का हम अध्यक्षता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का विरोध होता है। भारतीयों की स्वतंत्रता देनी है नहीं देनी है, भारतीयों के लिए संविधान बनेगा या नहीं बनेगा, 1919 का जो अधिनियम आया था उसका विचार करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आता है। इसका विरोध करते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय लाहौर षड्यंत्र के तहत इनकी हत्या हो जाती है। इसी हत्या के तहत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद आदि के द्वारा मिलकर के प्लानिंग की जाती है लाहौर षड्यंत्र के तहत लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेना। साइमन गो बैक के नारे दिए गए थे। उसी घटनाओं को हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। अब उनकी फांसी, सुभाष चंद्र बोस का उस समय जो रोल था वो अभी नहीं आएगा, लेकिन जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो रोल था वो इस चैप्टर में हम क्रांतिकारी घटनाओं में पढ़ेंगे। गांधीवादी युग जो आता है, वैसे तो गांधी का आंदोलन भारत में 1917 में हो गया था, लेकिन 1919 से स्टार्ट होता है मेन जलियांवाला बाग हत्याकांड से, और 1919 से 1947 का जो टाइमिंग था वो गांधीवादी युग का आएगा। इसमें हम जानेंगे महात्मा गांधी का पूरे जीवन के परिचय में। महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किया गया, दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए और भारत में आकर के किस प्रकार से उन्होंने आंदोलन को कंटिन्यू किया था, तो वो सारा चैप्टर गांधीवादी युग चैप्टर में आएगा। अनेकों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। पहला तो इनका क्रम ही पूछते हैं आंदोलनों का, पहले कौन सा आंदोलन, तो सबसे पहला जो आंदोलन आया चंपारण आया, फिर अहमदाबाद आया, फिर खेड़ा आया, फिर खिलाफत आंदोलन आया, फिर रोलेट एक्ट आया, असहयोग आंदोलन। तो एक क्रम जरूरी है। इनसे जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो आंदोलन चैप्टर में, वो महात्मा गांधी के चैप्टर के बारे में इस महात्मा गांधी वाले चैप्टर के गांधीवादी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये 3 अपना टॉपिक है। पहला है उदारवादी युग, दूसरा है उग्रवादी युग और तीसरा आ रहा है गांधीवादी युग। उदारवादी युग में अपन हेडिंग डालते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यही अपना पॉइंट है। मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्वाधीनता आंदोलन हमने पहले बताया था कि वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वाधीनता आंदोलन 1857 की क्रांति को माना था। ये इन्होंने लंदन में जाकर के, ब्रिटेन में जाकर के महारानी विक्टोरिया को कहा था। ये हमने 1857 क्रांति में पहले पढ़ा था कि उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारा जो आंदोलन है पहला वो वहाँ पर है। उसके बाद हम स्टार्ट करें दूसरा, इसका जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट जो इसका आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये अपनी हेडिंग होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो टॉपिक है अपना स्वाधीनता आंदोलन। स्वाधीनता आंदोलन चैप्टर में से पहला पॉइंट आ रहा है उदारवादी युग, और इस उदारवादी युग चैप्टर में आ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हम टॉपिक डाल रहे हैं कांग्रेस। ये कांग्रेस जो थी कि किस प्रकार से भारत में अपना शासन व्यवस्था संभालेगी वो पॉइंट है इस चैप्टर का। उदारवादी युग का पहला पॉइंट है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिएगा, पहले एक संघ हुआ करता था जिसका नाम था राष्ट्रीय संघ। इसका गठन हुआ था 1884 में। इस राष्ट्रीय संघ में से एक नई कमेटी बनाई गई, एक नई संस्था बनी जिसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस जो थी इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, तो मैंने आपको बताया 1857 की क्रांति में हम लोग असफल हुए थे। तो कांग्रेस का उद्देश्य था कि भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करना, एक सुरक्षा नली के रूप में कार्य करना। तो पहला पॉइंट आ रहा है
कांग्रेस की शाखा किससे अलग हुई है? राष्ट्रीय संघ से अलग हुई है। राष्ट्रीय संघ कब बना? 1884 में। कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? सुरक्षा नली के रूप में कार्य करना। कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में कांग्रेस की स्थापना की गई। स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उस समय इसकी स्थापना की गई A.O. ह्यूम के द्वारा, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनका फुल फॉर्म भी पेपर में आती है, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। सुरक्षा नली के रूप में स्थापना की गई थी। कांग्रेस जो है, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है लोगों का समूह या जनता का समूह। कांग्रेस शब्द का अर्थ है लोगों का समूह। इस कांग्रेस को कांग्रेस नाम देने वाले थे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी। ये कुछ क्वेश्चंस है कांग्रेस के स्टार्टिंग के। ये जो कांग्रेस बनी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी, यानी 28 दिसंबर 1885 को जब इसकी स्थापना हुई थी, उस समय 1885 में उस समय भारत में वाइसराय होते थे। तो वाइसराय कौन थे? तो वाइसराय का नाम था लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसराय कौन है? लॉर्ड डफरिन जो है ये वाइसराय हैं उस समय भारत के वाइसराय हैं लॉर्ड डफरिन। लेकिन सचिव के रूप में उस समय थे A.O. ह्यूम, और A.O. ह्यूम के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। कांग्रेस को भारत राष्ट्रीय संघ से निकाला गया था। दादा भाई नारोजी ने इसका कांग्रेस नाम दिया, लोगों का समूह इसको कहा जाता है। कांग्रेस जब बनी तो इसके प्रारंभिक सदस्य कितने थे? जब कांग्रेस का निर्माण हुआ उस समय इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों इसमें टोटल जो सदस्य थे वो 72। तो 72 सदस्य थे कांग्रेस का जब निर्माण हुआ। धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, लेकिन जब प्रारंभिक सदस्य थे तो कितने थे? इसमें 72। कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन था, फर्स्ट जो अधिवेशन होने वाला था वो कहाँ पर होने वाला था? अधिवेशन का अर्थ अपने एक मीटिंग से कह सकते हैं। देखिए टोटल जो इसके अधिवेशन हुए हैं वो 56 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के। पहला जो अधिवेशन होता है, वो पहला जो अधिवेशन था वो पुणे में होना प्रस्तावित था। पुणे में होना प्रस्तावित था, यानी कि कांग्रेस के सदस्यों ने ये कहा था कि हम लोग पुणे में सब लोग इकट्ठे होंगे और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, प्रथम मीटिंग करेंगे। लेकिन वहां उस समय प्लेग रोग फैल रहा था। पुणे महाराष्ट्र में उस समय प्लेग रोग फैल रहा था, तो इस वजह से इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में ना होकर के बम्बई में संपन्न हुआ। 1885 में बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। इस कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी प्रथम अध्यक्षता की गई थी। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में ही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। बम्बई में स्थापना हुई। प्रथम अधिवेशन पुणे में होना प्रस्तावित था, लेकिन वह प्लेग रोग फैलने के कारण पुणे में ना होकर के कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ। बम्बई में वहाँ पर एक स्कूल है, स्कूल का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इस विद्यालय में, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस की प्रथम मीटिंग हुई, प्रथम अधिवेशन हुआ। ये था आपका कांग्रेस का स्टार्टिंग पॉइंट। कांग्रेस किस में से अलग हुई? राष्ट्रीय संघ में से अलग हुई। राष्ट्रीय संघ कब बना? 1884 में बना। कांग्रेस को कांग्रेस नाम किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नारोजी के द्वारा दिया गया। भारत के वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है? दादा भाई नारोजी कहा जाता है। जनता का समूह, लोगों का समूह किसका अर्थ होता है? कांग्रेस का। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में सुरक्षा नली के रूप में कार्य करना। स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो स्थापनाकर्ता कौन आ जाएगा इसका? A.O. ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम।
इसका प्रथम अधिवेशन जो था पुणे में होना प्रस्तावित था, लेकिन हुआ बंबई में। लॉर्ड डफरिन जो थे उस समय भारत के वाइसराय हुआ करते थे। ये हमने स्टार्टिंग का पॉइंट पढ़ा। और स्टार्टिंग में सदस्य कितने थे इसके? 72 सदस्य थे। इसके बाद आता है कांग्रेस के उपनाम पॉइंट। ये तो हो गया राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला पॉइंट। इसी पॉइंट में दूसरा पॉइंट निकल रहा है, उसका नाम है कांग्रेस के उपनाम। अनेकों बार पेपर में आते हैं उपनाम में से। जैसे लॉर्ड डफरिन जो है ये वाइसराय हैं, तो सबसे पहले इन्होंने ही क्या कहा था कांग्रेस के बारे में? लॉर्ड डफरिन ने ये कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी लोगों का समूह है। अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी। अल्पसंख्यक का अर्थ यहाँ ये नहीं होता है कि देखो, वैसे तो अल्पसंख्यक का अर्थ होता है कि धर्म में मेजोरिटी कम होना। तो भारत में हिंदू धर्म को छोड़ करके जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों की क्या है? संख्या कम है, तो अल्पसंख्यक है। यहाँ पर अल्पसंख्यक का अर्थ है थोड़े से लोग हैं। 72 सदस्यों के लोग बोले क्या देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये कांग्रेस बाद में किस प्रकार से प्रभावी होगी। अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी लोगों का समूह है, ऐसा किसने कहा था कांग्रेस के बारे में? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। पहला इसका उपनाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वही है जो आगे अपन पढ़ेंगे, बंगाल का विभाजन करेंगे। इन लॉर्ड कर्जन ने यह कहा कांग्रेस एक ऐसा समूह है जिस समूह की दुल्हन ही गायब है, या एक ऐसी बारात है जिस बारात की दुल्हन ही गायब है, और मेरी दिले तमन्ना है कि मैं कांग्रेस का अंत होते देखूं। अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो ऐसा एक समूह है, वो एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही गायब है, और मेरी दिल से तमन्ना है कि मैं इसे समाप्त होते देखूं। ऐसा लॉर्ड कर्जन ने कहा, मैं इसे समाप्त होते देखूं। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा। दूसरा लॉर्ड कर्जन ने एक पॉइंट और कहा था। लॉर्ड कर्जन ने कहा कांग्रेस जो है इसमें जो लोग शामिल है कांग्रेसी हैं, ये जो कांग्रेसी हैं ये लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। तो कांग्रेसी लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि छोटे लोगों का समूह है, 72 सदस्य हैं स्टार्टिंग में, इसलिए 2 उपनाम अंग्रेजों में आपको याद करने पड़ेंगे। ये किसने कहा था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों का समूह है? डफरिन ने कहा। एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हनी गायब है, और मेरी दिल से तमन्ना है कि मैं इसे समाप्त होते देखूं। किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा। कांग्रेसी जो लोग हैं ये लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, और मेरी दिले तमन्ना है कि मैं इन्हें समाप्त होते देखूं, इनका पतन होते देखूं, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने कहा था। तो दोस्तों ये इसके 2 उपनाम थे जो अंग्रेजों से संबंधित आते हैं। उपनाम पॉइंट में ही हम इसको आगे देखते हैं। कांग्रेस के उपनाम पॉइंट में ही इसका जो तीसरा जो नाम आ रहा है वो है, उपनाम पॉइंट में ही अब भारतीयों में देखते हैं कि भारतीयों ने इसको क्या कहा था। तो तीसरा नाम हम इसमें लिख रहे हैं। पहला जो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक हम आगे पढ़ेंगे कि गर्म दल विचारधारा के नेता थे, प्रमुख नेता थे। लाल बाल पाल आएंगे, तो जो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये गर्म दल के नेता थे। इन्होंने ये कहा कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, ऐसा किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। और ऐसी ही सेम टू सेम बात कही है विपिन चंद्र पाल ने। विपिन चंद्र पाल जो है उन्होंने कहा कि कांग्रेस याचना का भी अर्थ क्या होता है? मांगना। तो याचना करने वाली संस्था है, भीख मांगने वाली, याचना करने वाली संस्था। भीख मांगने वाली पेपर में आए तो बाल गंगाधर तिलक, और पूछे कि याचना करने वाली संस्था है किसने कहा है? तो विपिन चंद्र पाल ने। एक प्रमुख नेता है लाला लाजपत राय। तो तीनों को एक साथ ही हो गए हैं लाला लाजपत राय। तीनों गर्म दल के नेता हैं जिनको शॉर्ट रूप में कहा जाता है लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय ने कहा कांग्रेस जो है
ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, डफरिन के दिमाग की उपज है। अनेकों बार पेपर में ये आता है, डफरिन के दिमाग की उपज है, किसने कहा था? तो कांग्रेस जो है ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा। इनके अलावा एक थे अश्वनी गुप्ता ने कहा ये कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है, ये कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है, ऐसा कहने वाले थे अश्वनी गुप्ता। महात्मा गांधी ने जब देश आज़ाद हुआ उस समय ये कहा था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, अब कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, अब कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि ये सत्ता के भूखे हैं, क्योंकि ये सत्ता के भूखे हैं। तो ये कुछ उपनाम थे कांग्रेस वाले चैप्टर में हमने पढ़े हैं। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के अधिवेशन, पहला जो अधिवेशन था वो पढ़ा है। कांग्रेस के उपनाम पॉइंट आया है, ये सत्ता के भूखे हैं। अनेकों बार पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इनके बारे में। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, लाल बाल पाल ने क्या कहा है, डफरिन के दिमाग की उपज किसको बताया जाता है, डफरिन ने क्या कहा था इसके बारे में। एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन गायब है, ये सेंटेंस कई बार पेपर में देख करके पूछा जाता है, किसके द्वारा कहा गया था। ये था कांग्रेस का पहला पॉइंट जो है वो है कि इसके उपनाम पॉइंट है ये। अगला स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का हम। तीसरा पॉइंट है वो है कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन। तो मुख्य जो अधिवेशन थे वो हम इसमें देख रहे हैं। पहला जो इसका अधिवेशन हमने पढ़ा था 1885 में हुआ। पहला जो अधिवेशन 1885 में हुआ ये कहाँ पर हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। बम्बई में हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो बम्बई में प्रथम अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन जो था वो बम्बई में हुआ था, 1885 में हुआ था। कहाँ पर होना प्रस्तावित था, पुणे में होना प्रस्तावित था, प्लेग रोग की वजह से नहीं हुआ था। दूसरा जो अधिवेशन हुआ वो 1886 में हुआ, ये कलकत्ता में हुआ। दूसरा जो अधिवेशन है ये हुआ है कलकत्ता में। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की है दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी वही हैं जिनको भारत का व्योवर्ध पुरुष कहा जाता है, वही दादा भाई नारोजी है जिसको हमने पहले पढ़ा था कि कांग्रेस जो शब्द नाम देने वाले थे वो दादा भाई नारोजी थे। तो दादा भाई नारोजी जो थे प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे। ये जो कांग्रेस जो लोग बनते थे, अध्यक्ष बनते थे या जो भी यहाँ पर सदस्य थे वो किसी एक धर्म से शामिल नहीं थे, बाकी इसमें विभिन्न धर्म से जुड़े हुए लोगों का समूह था। तो दादा भाई नारोजी जो थे प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। दादा भाई नारोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिवेशन से संबंधित, उसको हम यही देख लेते हैं। दादा भाई नारोजी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार की थी। देखो क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक बार अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले, तो सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे आते हैं दादा भाई नारोजी, इसलिए दादा भाई नारोजी इंपॉर्टेंट है। पहली बार दादा भाई नारोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की 1886 में। तो दादा भाई नारोजी ने कितनी बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के, 3 बार अध्यक्ष बने हैं। पहली बार उन्होंने अध्यक्षता की है 1886 में, दूसरे नंबर पे आएगा 1893 में और तीसरी बार ये अध्यक्ष बनेंगे 1906 में। 1906 का इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो स्वराज्य यानी खुद का राज्य, भारत एक खुद का शासन नियुक्त करेगा, तो स्वराज शब्द का हम एक अलग निकाल सकते हैं, तो इसका आएगा स्वशासन। तो स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नारोजी के द्वारा। यह स्वराज्य स्वशासन। अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, तीसरा अधिवेशन 1885 के बाद 86 के बाद आ रहा 1887 में अधिवेशन। 1887 का जो अधिवेशन हुआ वो मद्रास में हुआ और मद्रास में जो ये अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब ने। बदरुद्दीन तैयब, अब आप नाम से ही समझ सकते हो कि ये कैसे हैं अध्यक्ष, तो मुस्लिम अध्यक्ष। फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन बने, तो पहले कांग्रेस के जो मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं
वो है बदरुद्दीन तैयब। ये कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं? तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था उसकी। इसी अधिवेशन में ये कहा गया था कि कांग्रेसी बनो, तो कांग्रेसी बनो का नारा किसने, कौन से अधिवेशन में दिया गया? यानी कि इन्होंने नारा दिया कि सभी लोग कांग्रेस में शामिल हो जाओ। तो कांग्रेसी बनो का नारा किसकी अध्यक्षता में पास हुआ था? बदरुद्दीन तैयब की अध्यक्षता में, या इसी अधिवेशन में बात चली थी। अगला अधिवेशन आता है 1888 का। ये अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। अब इसमें जो अध्यक्ष बने हैं वो है जॉर्ज यूले। इसका अर्थ ये है, कांग्रेस में अंग्रेज अध्यक्ष भी बने थे। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने? तो कांग्रेस के प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष बने वो बने जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है, प्रथम विदेशी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। हम इसको अच्छे से मैप से देखेंगे बाद में कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो अंग्रेज 4 बने थे, चारों का नाम आगे आएगा। 5वां पॉइंट आ रहा है 1889 में फिर से बंबई में अधिवेशन हुआ। 1889 में फिर से बंबई में अधिवेशन हुआ और इस बार भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंग्रेज के द्वारा की गई थी। तो दूसरा अंग्रेज बने वेडन वर्न, सेकेंड अंग्रेज है वेडन वर्न। पहला अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले जॉर्ज यूले, दूसरे अंग्रेज जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो थे वेडन वर्न। जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर ये बात हुई थी कि 21 वर्ष के जो लोग हैं, तो 21 वर्षीय जो है उनको मतदाता कहा गया। यानी कि भारत में मत देने का अधिकार उस समय 21 वर्ष के लोगों को था। तो मतदाता वोट देने का जो अधिकार था वो कौन से अधिवेशन में पास हुआ था? तो जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद के अधिवेशन में, चौथे अधिवेशन में 1888 के अधिवेशन में। कितने अंग्रेज अध्यक्ष बने? तो हम यहाँ छोटा सा एक बना रहे हैं डायग्राम सा। तो कितने अंग्रेज अध्यक्ष बने? 4 अंग्रेज अध्यक्ष बने। कितने अंग्रेजों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की? 4 अंग्रेज अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। कितनी महिलाएं बनेंगी? 3 महिलाएं अध्यक्ष बनेंगी, जिसमें से 1 विदेश की थी और 2 भारत की थी। तो 4 अंग्रेज अध्यक्ष बने। पहले अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अनेकों बार पेपर में आते हैं। दूसरे बने वेडन वर्न, तीसरे हैं अल्फ्रेड वेब, और फिर है सर हेनरी कॉटन। सर हेनरी कॉटन ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो 4 अंग्रेज बने थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट अधिवेशन पर ही चल रहे हैं हम। पहला अधिवेशन बम्बई का, दूसरा कलकत्ता का, फिर मद्रास का, फिर इलाहाबाद का, फिर बम्बई का। ये अधिवेशन कंटिन्यू चलते रहेंगे, हर साल अधिवेशन इसके चलते थे। बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए, तो उनके बाद कुछ विशेष अधिवेशन बुलाए जाते थे। जैसे एस योगानंद जो पास करवाना था तो विशेष अधिवेशन बुलाया गया। चोरा चोरी कांड के बाद एस योगानंद को बंद कर दिया गया तो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, वो अलग से अधिवेशन में आएंगे। तो हमने पढ़े हैं कांग्रेस के अधिवेशन पॉइंट में। पहला अधिवेशन 1885 का, 86, 87, 88, 89 का। तो इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन है वो इसमें हम करेंगे। अगला अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं 6 नंबर पे, 1896 का अधिवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। ये पॉइंट है 6। तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन कौन से नंबर का अधिवेशन था? ये तो 12वें नंबर का अधिवेशन था। इस 12वें अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगीत को गाया गया था। सबसे पहले राष्ट्रगीत, तो राष्ट्रगीत कौन सा है अपना? वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में गाया गया था? तो उस समय अध्यक्ष जो थे वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में 1896 में राष्ट्रगीत को सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया गया था और रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा ये गाया गया था। तो कहने का अर्थ ये था कि 1896 का जो अधिवेशन था वो कौन से नंबर का था? क्वेश्चन पूछता है अनेकों बार। तो 12वें नंबर का अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था। सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम जो है, राष्ट्रगीत जो है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आप कई बार पेपर्स में आते हैं क्वेश्चन। तो ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक थी, उनकी पुस्तक है आनंद मठ।
आनंद मठ से हमने राष्ट्रगीत लिया है। सबसे पहले इसको गाया गया था। हम स्वीकार करना नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि इसको सबसे पहले किसके द्वारा या किस समय गाया गया था। वंदे मातरम गाने की जो अवधि होती है वो 65 सेकंड है, या कई बार पेपर में आ जाता है तो 1 मिनट 5 सेकंड। यह है राष्ट्रगीत की अवधि। आगे बात करते हैं 1896 के बाद कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा की गई थी। आनंद मठ पुस्तक से राष्ट्रगीत लिया गया है, 12वें नंबर का अधिवेशन था। इसी के साथ हम एक बार बीच में राष्ट्रगान को लिख लेते हैं साथ साथ ही। 1911 में एक अधिवेशन हुआ था, पूरी डेट इंपॉर्टेंट है इसकी, 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में ही हुआ, और अब की बार अधिवेशन की संख्या थी 26वें नंबर का, तो 26वां अधिवेशन था। इस समय कांग्रेस के अधिवेशनों में सर्वप्रथम राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन को गाया गया था। किसकी अध्यक्षता में गाया गया? पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में गाया गया। पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में जन गण मन राष्ट्रगान 26वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, इसमें गाया गया था। राष्ट्रगान जो है किसकी पुस्तक में से लिया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। पुस्तक का क्या नाम है? गीतांजलि। एक पत्रिका निकली थी तत्वबोधिनी, कई बार पेपर में गीतांजलि ना दे करके तत्वबोधिनी आता है। तत्वबोधिनी पत्रिका थी, 1912 में ही इन्होंने 11 में इन्होंने निकाली थी। इस तत्वबोधिनी का जो शीर्षक था उसका नाम था भाग्य विधाता। भाग्य विधाता। राष्ट्रगान जो है इसको गायन की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 52 सेकंड की राष्ट्रगान की होती है, अवधि होती है। तो ये क्वेश्चंस पूछते हैं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से। राष्ट्रगीत गाया गया था 12वें अधिवेशन में और राष्ट्रगान गाया गया था 26वें अधिवेशन में। राष्ट्रगीत जब गाया गया तो अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे, और राष्ट्रगान जब गाया गया तो अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा हम बात करते हैं, अब पॉइंट आपको बता रहा हूँ, स्वीकार करना। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार कब किया गया था? तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार का अर्थ है कि भारतीय राष्ट्रगीत, तो देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और देश का राष्ट्रगान जन गण मन है, ये स्वीकार कब किया गया था? तो भारत का संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के टोटल सदस्य 389 थे, लेकिन बाद में इनमें सदस्यों की संख्या घटती गई। विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299 बच गई थी। लेकिन जब इसकी अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसी दिन देश के संविधान सभा के 284 सदस्यों के द्वारा, कितने सदस्य? 284 सदस्यों के द्वारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। किसने स्वीकार किया? संविधान सभा ने। कितने सदस्यों ने स्वीकार किया? 284 सदस्यों ने। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया गया कि हमारे देश के नेशनल एंथम ये बनेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था गायन सबसे पहला गाया इनके समय रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा समय में गाया गया, और यहाँ पर राष्ट्रगान जो गाया गया था पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में गाया गया था। तो ये अधिवेशन है। अगला अधिवेशन बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट अधिवेशन पे अपन चलते हैं इनमें से। तो जो इतने भी अधिवेशन हुए हैं, इन अधिवेशनों के जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वही अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। 1917 का एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। तो 1917 का जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ, संपन्न हुआ था। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, जिनका नाम था श्रीमती एनी बिसेंट। श्रीमती एनी बिसेंट के द्वारा 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। ये स्कॉटलैंड की थी, लेकिन भारत की राजनीति में भारत को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्वेश्चन आता है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बिसेंट।
कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? श्रीमती एनी बेसेंट। 1920 में कलकत्ता में ही एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय गर्म दल के नेता थे। तो क्वेश्चन आएगा, गर्म दल के एकमात्र नेता जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो गर्म दल के एकमात्र नेता है लाला लाजपत राय, जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो है लाला लाजपत राय। कांग्रेस अधिवेशन में 3-4 जो है वो अध्यक्ष बने थे गर्म दल के, लाल बाल पाल, और चौथे अध्यक्ष गर्म दल के अरविंद कुमार घोष। इन चारों में से एकमात्र ऐसा व्यक्ति या एकमात्र ऐसा नेता गर्म दल का जो लाला लाजपत राय हैं, जो कांग्रेस के अधिवेशनों में क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। तो 1917 के बाद 1920 वाला अधिवेशन, इसके बाद हम बात करते हैं 1924 का अधिवेशन। 1924 का जो अधिवेशन था ये 39वां अधिवेशन है और इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, क्योंकि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो 1924 में 39वां अधिवेशन हुआ। ये 39वां अधिवेशन जो था ये कहाँ पर हुआ? ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो एक स्थान है बेलगांव। बेलगांव वर्तमान में कर्नाटक में है। तो 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव कर्नाटक में महात्मा गांधी के द्वारा की गई। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से कि कांग्रेस की गांधी ने कितनी बार अध्यक्षता की। तो कांग्रेस की अधिवेशनों की अध्यक्षता में केवल एक बार महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की है, 1924 में बेलगांव कर्नाटक का। और कौन से नंबर का अधिवेशन था? 39वें नंबर का यह अधिवेशन था जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की। 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कानपुर में की गई। कानपुर में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के द्वारा प्रथम पहली बार, तो पहली बार का अर्थ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहली बार कोई भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो सरोजनी नायडू जो थी, इन्होंने कानपुर से 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। यह हमने लिखा है कांग्रेस की प्रथम महिला, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। लेकिन क्रम से पूछे कि कौन से नंबर की अध्यक्षता की है महिलाओं में, तो दूसरे नंबर की अध्यक्षता की थी। महिला का एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहीं पर साथ के साथ। 1931 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ था और अध्यक्षता जो की थी वो नलिनी सेन गुप्ता ने की थी। नलिनी सेन गुप्ता ये सेकंड भारतीय महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की। अब आप थोड़ा से पॉइंट समझिएगा। देखना एक बार, कांग्रेस में कितनी महिला अध्यक्ष बनी? कांग्रेस में कितनी महिला अध्यक्ष बनी? कितनी महिला अध्यक्ष बनी? 3। जैसे हमने अंग्रेजों में पढ़ा था कि कितने अंग्रेज अध्यक्ष बने थे? 4। पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला बनी है एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ये फर्स्ट है और ये स्कॉटलैंड की थी। दूसरी महिला जो अध्यक्ष बनी है उनका नाम अभी अभी आया है 1917 के बाद, फिर हम सीधा आ रहे हैं 1925 वाले अधिवेशन में, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ये कांग्रेस की सेकंड महिला अध्यक्ष है, लेकिन फर्स्ट भारतीय भी है भाई। फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष और सेकंड महिला अध्यक्ष है। तीसरी है नलिनी सेन गुप्ता। ये कांग्रेस की थर्ड महिला अध्यक्ष है, लेकिन सेकंड महिला अध्यक्ष भी है। सेकंड महिला अध्यक्ष, सेकंड भारतीय महिला अध्यक्ष भी है। सेकंड भारतीय महिला अध्यक्ष भी है।
तो ये हमने पढ़ा है कांग्रेस के अधिवेशन पॉइंट में। 1917 का जो अधिवेशन हुआ, एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी पहली। प्रथम भारतीय बनी सरोजिनी नायडू और दूसरी भारतीय बनी नलिनी सेनगुप्ता। पहली एनी बेसेंट महिला अध्यक्ष, दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्ता। लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा कर क्या देता है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और दूसरी महिला अध्यक्ष जो भारतीय बनी थी उसका नाम था नलिनी सेनगुप्ता। तो ये इंपॉर्टेंट जो है अधिवेशन वो चल रहे हैं। 1917 के बाद 20 में ग्राम दल के एकमात्र नेता लाल लाजपत राय बने थे। गांधी ने कितनी बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, केवल एक बार की थी। 1924 का 39वां अधिवेशन था, बेलगांव कर्नाटक में संपन्न हुआ था। ये गांव तो है लेकिन ये बेलगांव में संपन्न नहीं हुआ है। बेलगांव नाम से आप ये मत समझना कि गांव में अधिवेशन हुआ था जो बेलगांव में है। गांव में जो अधिवेशन हुआ था वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, और वो जो अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। 1931 का अधिवेशन हमने पढ़ा है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ये अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई नलिनी सेनगुप्ता के द्वारा। इसमें सबसे अब इम्पोर्टेंट अधिवेशंस में चल रहे हैं। सबसे एक इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस का 31 दिसंबर 1929 को अधिवेशन हुआ लाहौर में। अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और 21 तारीख को हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को यह अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ इस अधिवेशन में रात्रि को 12 बजे झंडा फहराया। रात्रि को 12 बजे झंडा फहराया। क्वेश्चन पूछता है भारत में, क्योंकि उस समय लाहौर जो था भारत में ही था, भारत में भारत का पहली बार झंडा किसके द्वारा फहराया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया। कब फहराया गया था, रात्रि को 12 बजे फहराया गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, इसको यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। भारत का पहली बार झंडा, तो भारत का फर्स्ट टाइम जो झंडा है वो किसने फहराया था और कहाँ फहराया था और कब फहराया। भारत का पहली बार जो झंडा है वो 1907 में फहराया गया। महाराष्ट्र के एक पार्सियन समुदाय की महिला थी जिनका नाम था मैडम भिक्काजी कामा। 1907 में मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा, जो महाराष्ट्र की थी और पार्सियन समुदाय की महिला थी, इनके द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जर्मनी में एक स्थान है यहाँ पर स्टुटगार्ट, यहाँ पर भारत का पहला झंडा फहराया गया था। ये कौन से कहाँ से संबंधित है, तो भारत के महाराष्ट्र से संबंधित है। ये कौन से समुदाय से संबंधित थी, तो पार्सियन समुदाय से संबंधित थी। तो पारसी समुदाय की महिला थी मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा 1907 में भारत का पहली बार झंडा फहराया गया था। लेकिन ये कह रहा है कांग्रेस के अधिवेशनों में या भारत में भारत का पहली बार झंडा किसने फहराया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। रात्रि को 31 दिसंबर 1929 को 12 बजे उन्होंने झंडा फहराया था। दूसरा पॉइंट, इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा कर दी कि अब हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। स्वाधीनता का अर्थ यहाँ पर आज़ादी से ही है। कई बार पेपर में इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी आ जाता है, लेकिन बात करें तो उस समय इन्होंने घोषणा की थी कि स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस अलग है, वो आपको पता ही हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को। गणतंत्र दिवस अलग है, वो हम मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ये है स्वाधीनता दिवस। पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को पहले बार ऐसा था जब हमने स्वाधीनता दिवस मनाया। दीवार से देखिएगा, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। या रात्रि को उन्होंने 12 झंडा फहराया और फहराते उन्होंने ये कहा कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहली बार कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। अब 26 जनवरी 1930 की क्यों तारीख आई, तो आप ध्यान से देखिएगा। 1929 है, 29 के बाद जाहिर सी बात अब 30 ही आएगी, दिसंबर महीने है और 31 तारीख है, तो जाहिर सी बात अब अगली बार जब 26 जनवरी आएगी तो पहली 26 जनवरी कब आएगी, 1930 की। पहली बार स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। यहीं पर इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तीसरा पॉइंट कहा गया कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए।
पूर्ण रूप से देश की आज़ादी चाहिए। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्वाधीनता दिवस मनाने घोषणा की गई, रात्रि को 12 बजे झंडा फहरा दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये 1929 का अधिवेशन था, सबसे इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, और भारत का पहली बार झंडा फहराने वाली मैडम भिक्काजी कामा थी। इसके बाद एक अधिवेशन हुआ 1931 में। 1931 में जो अधिवेशन हुआ था ये पाकिस्तान में ही स्थान है कराची, वहाँ पर अधिवेशन हुआ, और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, जिनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने ही 1947 से 1956 तक भारत की देशी रियासतों को भारत में एक करने का कार्य किया था, तो इन्हें भारत का लौह पुरुष कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन किया गया कांग्रेस का। इसमें इन्होंने मूल अधिकारों की मांग की। तो मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी? 1931 में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। उसके बाद 1931 के बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वही कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। 1923 का एक अधिवेशन बीच में रह गया। 1923 का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष 1923 का जो अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता जो की थी वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन आता है सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? तो सबसे युवा जो अध्यक्ष बने थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 23 में पहली बार अध्यक्ष बने। 23 के बाद उसके बाद अब इनको अधिवेशन की अध्यक्षता कब करने का मौका मिला है? तो देखिएगा 1940 से लेकर के 1945 तक का एक समय आया जिसमें लगातार 40 से लेकर के 45 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहली बार अध्यक्ष बने 1923 में, फिर लगातार 40 से 45 तक इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की है और ये सबसे युवा अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। इसके बाद आ रहा है एक अधिवेशन था 1938 का और एक अधिवेशन था 1939 का अधिवेशन। 38 का जो अधिवेशन हुआ है वो हरिपुरा में हुआ है। हरिपुरा जो स्थान आता है वो है गुजरात में। और एक अधिवेशन हुआ है 1939 में, यह है त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ है ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ है मध्य प्रदेश में। इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो इन अधिवेशनों की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई है। 1938 और 1939 में अधिवेशनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सबसे इम्पोर्टेंट है त्रिपुरी अधिवेशन। इस त्रिपुरी अधिवेशन को कहा जाता है त्रिपुरी संकट अधिवेशन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है त्रिपुरी संकट अधिवेशन। किस अधिवेशन को कहा जाता है? तो त्रिपुरी अधिवेशन को ही त्रिपुरी संकट अधिवेशन कहते हैं। इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के विचारों से एक अलग विचार रखते थे। सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि 1939 से जब ये सेकेंड जो वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका है, द्वितीय जो विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका है, इसमें हमें एक अच्छा मौका मिल रहा है, अंग्रेजों को यहाँ भारत से भगाने का प्रयास करना चाहिए। हमें अंग्रेजों की सहायता नहीं करनी है और इन्हें भारत से इनको खदेड़ देना चाहिए, यहाँ से इनको भगा दिया जाना चाहिए। ऐसा विचार था सुभाष चंद्र बोस का। तो महात्मा गांधी ये चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष ना बने, इसलिए 1939 में गांधी ये चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष ना बने। इसके अलावा ये खुद जिसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे वो अध्यक्ष बनाना चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया को। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच में मतभेद होता है स्वराज को लेकर के, विचारों को लेकर के, और यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस से नाराज दिखते हैं महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी जो है
वो पट्टाभी सीतारमैया को अगला अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने जो अध्यक्ष चुना है वो सुभाष चंद्र बोस को चुना था। महात्मा गांधी इस बात से नाराज हो जाते हैं। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के पैरों में या चरणों में अपना खुद त्याग पत्र दे करके यहाँ से निकल जाते हैं। और बाद की रणनीति जो है वो बाद में पढ़ेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से आईएनए गठन किया था, वो लास्ट पॉइंट आएगा। तो 40 से लेकर के 45 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे अध्यक्ष बने। 45 के बाद 1945 से 45 तक अध्यक्ष बने थे। 45 के बाद 1946 में, तो 46 से लेकर के 47 तक जो अधिवेशन हुआ था, 46 और 47 में जो अधिवेशन हुआ था, यानी कि अब बात आ चुकी है स्वतंत्रता की। देश जब आज़ाद हुआ उस समय कौन अध्यक्ष थे? तो 1946 से 1947 तक कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो अधिवेशन हुआ था मेरठ में, और इसके अध्यक्षता जो की थी वो की थी जेबी कृपलानी ने। क्वेश्चन पूछता है 1946 से 1947 या देश की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। 46 से 47 तक स्वतंत्रता के समय थे जेबी कृपलानी। 1948 में स्वतंत्र होने के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का केवल एक अधिवेशन हुआ है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का केवल एक अधिवेशन हुआ, वो हुआ जयपुर में, और इसमें अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बने थे पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष बने थे। ये पॉइंट है कांग्रेस के मुख्य अधिवेशनों के बारे में हमने पढ़ा है। दोस्तों ये जो पॉइंट आया है इसमें हमने पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में की गई। A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। लॉर्ड डफरिन उसमें भारत के वायसराय थे। 72 सदस्यों की एक कमेटी बनी थी। किस प्रकार से भारत के विचारधाराओं को अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत करती है, ये कुछ पॉइंट्स इस टॉपिक में आए हैं। पहला जो अधिवेशन बंबई में हुआ था, उसके बाद प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, प्रथम पारसी कौन बने हैं, इसके अलावा कितने अंग्रेज अध्यक्ष बने, कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी, इंपॉर्टेंट अधिवेशनों में राष्ट्रगीत कब गाया गया था, राष्ट्रगान कब गाया गया था, किसकी अध्यक्षता में गाया गया है, गांधी ने कितनी बार अध्यक्षता की, मूल अधिकारों की मांग किसमें की गई थी, सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे, लगातार सबसे ज्यादा तक लगातार कंटिन्यू बढ़ने वाले, तो लगातार सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। लेकिन सबसे ज़्यादा अध्यक्ष बनने वाले, सबसे ज़्यादा जिन्होंने अध्यक्षता की थी वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे ज़्यादा अध्यक्ष कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और सर्वाधिक बार इनका अधिवेशन कौन से स्थान पर हुआ था, सबसे ज़्यादा जो इनका स्थान जहाँ पर अधिवेशन हुआ था, सर्वाधिक बार अधिवेशन का स्थान जो था वो था, स्थान जो है वो है कलकत्ता। लगभग 11 बार इनका जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था। ये पॉइंट था कांग्रेस का, कांग्रेस के उपनाम पॉइंट आया है। इसके बाद हमने उदारवादी युग चैप्टर का एक टॉपिक कंप्लीट किया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसी चैप्टर का एक दूसरा पॉइंट आता है बंगाल विभाजन, वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। दूसरा पॉइंट है बंगाल विभाजन, नया हेडिंग है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन उसी क्लास में ही है, रेगुलरली ले रहे हैं इसी वीडियो में ही इसको, टॉपिक को बंगाल विभाजन। देखिएगा, वायसराय उस समय थे, बंगाल विभाजन जब किया गया था तो उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन जो है उस समय भारत में वायसराय हैं। उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका 1905 में विभाजन हुआ था, तो अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन थे। सर हेनरी कॉटन ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन होगा। बंगाल का क्या होगा, विभाजन होगा। इसको लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। इसका विभाजन करने का उद्देश्य क्या था, तो इनका जो मेन जो मोटिव था, उद्देश्य था, वो उद्देश्य इतना सा था कि भारत में या बंगाल में जो भारतीय है या अपन कह सकते हैं हिंदू हैं, तो हिंदू वर्ग जो है और मुस्लिम जो वर्ग है,
तो हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के लिए, हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के लिए बंगाल का क्या कर दिया गया, विभाजन। हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के लिए, फूट डालने के लिए ये इसका उद्देश्य था। दूसरा, उस समय जो लोग वहाँ रहते थे उनमें भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना थी, तो उन लोगों में देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना, तो भारतीयों की राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के लिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है इसमें बिहार, उड़ीसा ये एक साइड हो गए, और इसी में उस समय पहले असम और बांग्लादेश को शामिल किया जाता था, इनको अलग कर दिया गया। ये जो क्षेत्र है इसमें ज़्यादा मुस्लिम वर्ग था, ये वाला क्षेत्र है इसमें हिंदू वर्ग ज़्यादा था। तो बंगाल में हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डाल दी गई। ये लोग देश की जो राष्ट्रीयता की भावना उसमें बढ़ रही थी, देश को आज़ादी करने की भावना बढ़ रही थी, उसको कुचलने के लिए क्या गया था, बंगाल विभाजन। किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में किया गया, सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में किया गया। कब किया गया, 1905 में। कब लागू हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। इम्पोर्टेंट है, 16 अक्टूबर को ये लागू हो गया विभाजन। इसलिए 16 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा शोक दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय शोक दिवस। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया 16 अक्टूबर को। इसी दिन रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों को फिर से एक करने की बात कही गई थी, इसलिए इसको कहा जाता है रक्षाबंधन दिवस। इसी दिन जो सरकार जो अंग्रेजों की सरकार थी, इनको काला झंडा दिखा करके भारतीयों ने विरोध किया था, इसलिए इसको काला झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय शोक दिवस, रक्षाबंधन दिवस और काला झंडा दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ये तो वो पॉइंट है जब बंगाल का विभाजन हो गया, यानी कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। अब ये बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए क्या अगला पॉइंट है वो देखिएगा। बंगाल विभाजन जो है इसका विरोध किया गया, तो बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने 1905 में अधिवेशन बुलाया। अधिवेशन जो बुलाया था वो कहाँ पर बुलाया था, वाराणसी में। तो कांग्रेस का 1905 में वाराणसी में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इस अध्यक्षता में कांग्रेस के सदस्यों ने और गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में सदस्यों ने ये कहा कि हम लोग बंग भंग आंदोलन चलाएंगे। बंगाल का जो विभाजन किया है लॉर्ड कर्जन ने, इसका हम विरोध करते हुए एक आंदोलन चला रहे हैं, बंग भंग आंदोलन, और एक आंदोलन चला रहे हैं स्वदेशी आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया, तो कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में चलाया गया, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में चलाया गया। और कब चलाया गया, 1905 में चलाया गया। आपने बात कहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन की जो रियल जो तारीख थी जिस दिन लागू हुआ था वो थी 16 अक्टूबर 1905। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। अब इसको समाप्ति और देख लेते हैं, इसको रद्द कैसे किया गया था। तो देखिएगा, अभी तो वाइसराय जो है, तो 1905 में जो वाइसराय है उनका नाम लॉर्ड कर्जन है, लेकिन इस बंगाल विभाजन को ये लागू था, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। अब बात कर रहे हैं बंगाल विभाजन समाप्ति। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं इसमें से, बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन जो हुआ था इसको समाप्त कब किया गया। इसके विरोध में दो आंदोलन चले थे, पहला आंदोलन बंग भंग आंदोलन, दूसरा आंदोलन स्वदेशी आंदोलन। किसके अध्यक्षता में चलाया गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में चलाया गया था। बंगाल विभाजन समाप्त किए, एक बार छोटा सा पॉइंट समझिएगा, समाप्त होगा 1611 में। अब वाइसराय चेंज हो चुके हैं,
वाइसराय का नाम आ गया है लॉर्ड हार्डिंग्स। तो वाइसराय है लॉर्ड हार्डिंग्स। देखिएगा लागू करने वाला कौन था, कर्जन। समाप्त करने वाला कौन है, लॉर्ड हार्डिंग्स। लॉर्ड हार्डिंग्स ने 1611 लिख दिया यहाँ पे, 1911 में इसको समाप्त किया। किस प्रकार से किया था वो देखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग्स ने उस समय ब्रिटेन में नए नए सम्राट बने थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेस पंचम। तो प्रिंसेस जेम्स पंचम, जेम्स पंचम। इनकी मैडम का नाम था मैरी। तो इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था मैरी। इन दोनों के स्वागत के लिए इस लॉर्ड हार्डिंग्स ने दिल्ली दरबार लगाया। इस दिल्ली दरबार में इसने उस समय लगभग 40 लाख रुपए खर्च कर दिए दिल्ली दरबार लगाने में। किनके स्वागत में, मैडम मैरी और इनके पति मिस्टर जेम्स प्रिंसेस पंचम के स्वागत में। और उस समय भारत में क्या स्थिति थी, अकाल की स्थिति थी। और ये आंदोलन कंटिन्यू चल रहा था, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। यानी कि ब्रिटेन का जेम्स प्रिंसेस जो पंचम है, ये भारत में अपनी पत्नी मैडम जो मैरी थी इसके साथ भारत में आते हैं। और ये दोनों जो थे एक सवारी निकाल रहे थे। और यहाँ पर मतलब कि जनता थी, 5-6 लाख लोग यहाँ पर आए हुए थे, इनको देखने के लिए आए हुए थे। तो उसी समय बंग भंग आंदोलन जो था और स्वदेशी आंदोलन जो था ये तेज गति से चला। तब लॉर्ड हार्डिंग्स के पास, लॉर्ड हार्डिंग्स जो थे इसका विरोध कर रहे थे। और ये लोग जाकर के सीधे जेम्स प्रिंसेस पंचम से मिले। और यहाँ पर प्रिंसेस जेम्स पंचम ने ये कहा कि आप बंगाल विभाजन को समाप्त कर दो। तो बंगाल विभाजन को जेम्स पंचम के कहने पर, जेम्स पंचम के कहने पर इस लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 1911 में ही समाप्त कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट और लेते हैं यहीं पर ही हम। लॉर्ड हार्डिंग्स वह वाइसराय है जिसने भारत की राजधानी परिवर्तित कर दी। भारत की राजधानी जो थी पहले कलकत्ता होती थी, इसने कलकत्ता से भारत की राजधानी जो थी वो नई दिल्ली कर दी थी। तो कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी किसने परिवर्तित कर दी है, लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा कर दी गई है। बात है 1911 की। 1911 में इसने किया था और 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बन गई, यानी कि लागू हो गई भारत की राजधानी। 1912 में नई दिल्ली बन गई थी। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसका नाम आ रहा है बंगाल विभाजन। बंगाल जो विभाजन जो हुआ है वो वाइसराय किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया, सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में किया गया। कब घोषणा की गई, 20 जुलाई 1905 को। लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर को इसी दिन राष्ट्रीय शोक दिवस, रक्षाबंधन दिवस, काला झंडा दिवस या काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य था वो हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के लिए और भारतीय राष्ट्र जो भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना थी उसको कुचलने के लिए किया गया था। बंगाल विभाजन करके 2 क्षेत्र बना दिए गए। एक साइड बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हिंदू लोग रहा करते थे यहाँ पर ज़्यादा। और एक साइड असम और बांग्लादेश वाला क्षेत्र, यहाँ पर मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा थी। तो ये 2 देशों का निर्माण हो गया यहाँ पर, 2 क्षेत्रों का निर्माण हो गया था यहाँ पर। उसके बाद है कि बंगाल जो विभाजन हुआ था, इसी विभाजन के दौर में अगला जो पॉइंट आया है वो है इसका विरोध। 1905 में वाराणसी में अधिवेशन हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता में हुआ था। इस विभाजन जो विभाजन हुआ था इसका विरोध वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ। और 2 आंदोलन चलाए गए, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ये बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कंटिन्यू चल रहे थे कि लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कर दी गई। और यहाँ पर कलकत्ता से नई दिल्ली क्या था, उसी समय जेम्स पंचम या जेम्स प्रिंसेस पंचम जो है वो अपनी पत्नी मैडम मैरी के साथ भारत में आए थे। तो उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 40 लाख रुपए खर्चा आया। और उस समय भारत की स्थिति थी, वहां पर भारत में अकाल पड़ा हुआ था। तो जो भारतीय जो लोग थे वो लॉर्ड हार्डिंग्स जो था, इस लॉर्ड हार्डिंग्स से बदला लेना चाहते थे। तो जेम्स पंचम जो थे, यहाँ पर जेम्स पंचम ने क्या किया, लॉर्ड हार्डिंग्स को ऑर्डर दिया कि आप जो है वो इस बंगाल विभाजन को समाप्त कर दो। तो समाप्त कर दिया गया था। एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है, लॉर्ड हार्डिंग्स जो था 1912 में लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कर दी गई। दूसरा पॉइंट, इन्होंने जो है ये
इन्होंने कलकत्ता से नई दिल्ली कर दी और दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इस वजह से उस समय एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसका नाम था वर्धमान विश्वविद्यालय। तो वर्धमान विश्वविद्यालय, ये जो वर्धमान विश्वविद्यालय है, वर्धमान विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय का जो एक तरीके से एक संस्था थी, एक कमेटी थी, इस कमेटी का जो कार्य है या निर्माण का कार्य जो है वो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा किया गया था और ये कमेटी बनी थी जयपुर में। तो जयपुर में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा वर्धमान विश्वविद्यालय एक संस्था बनाई गई थी। ये संस्था भारत में आकर के, ये संस्था भारत के जो इतने भी क्रांतिकारी जो वर्ग थे उन क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देती थी, भारत के क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया करती थी। तो लॉर्ड हार्डिंग्स की सवारी पर बम फेंकने की योजना बनाई गई इस क्रांतिकारी गठबंधन के सदस्यों के द्वारा। जयपुर के क्रांतिकारी थे, तो जयपुर की सभा के जो क्रांतिकारी थे उनमें एक का नाम आता है जोरावर सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, और दूसरे हैं रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। लॉर्ड हार्डिंग्स ने भारत की राजधानी परिवर्तन कर दी और दिल्ली दरबार का आयोजन कर दिया। आयोजन भी उस समय किया जब भारत में अकाल की स्थिति थी, इसलिए अर्जुन विश्वविद्यालय एक संस्था थी जिसका संस्थापक अर्जुन लाल सेठी था। जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ के दो क्रांतिकारी हैं, एक क्रांतिकारी है जोरावर सिंह बारठ और दूसरे क्रांतिकारी है रास बिहारी बोस। इन दोनों ने मिलकर के लॉर्ड हार्डिंग्स की सवारी पर बम फेंकने की योजना बनाई जिसमें ये असफल हो गए। बाकी बाद में लॉर्ड हार्डिंग्स जो थे यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था उसको लॉर्ड हार्डिंग्स ने जेम्स पंचम के कहने पर 1911 में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। तो ये पॉइंट था बंगाल विभाजन का और इसको समाप्त करने का। ये एक छोटा सा टॉपिक आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर में, उदारवादी युग का। इस उदारवादी युग चैप्टर में हमने पढ़ा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल विभाजन। कांग्रेस वाले चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा है कांग्रेस के उपनाम, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित, कांग्रेस के अधिवेशन, और दूसरा जो पॉइंट आया है वो आया है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। किया गया जब 1905 में किया गया था, समाप्त किया गया जब 1911 में किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के। दोस्तों आप यूं ही अच्छे से वीडियोस को देखते रहें, अपने नोट्स को प्रिपेयर करें और हम आप पूरा सहयोग करेंगे आपका अच्छे कंटिन्यू क्लासेस देने में। आपका सपोर्ट के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।